आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन 1990 पहाड़ियों के बीच में एक कॉलेज था। उसमें हॉस्टल भी था। आज बहुत सारे लोग इस कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके आपस में एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। उन्हीं में से दो दोस्त हैं, शिवा और आदित्य। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में एक दिन ही कॉलेज में आए थे और आज दोनों अलविदा हो रहे थे। आदित्य बहुत उदास था, मानो वो घर जाना ही नहीं चाहता था। और वो कहाँ रहता था शिवा को ये मालूम भी नहीं था। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा किया। शिवा ने अपने घर का पता आदित्य को दिया और कहा, आना मेरे घर छुट्टियों में, हम खूब मज़े करेंगे। मैं तुम्हें गांव घुमाऊंगा और बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन आदित्य वो उदास ही रहा। तभी शिवा बोला, चल उदास मत हो, हम बेस्ट फ्रेंड है यार। चल तू अपना पता दे दे, मैं कभी आ जाऊंगा तुझसे मिलने। आदित्य बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शिवा सोचता है कि उसे कोई लेने भी नहीं आया, शायद इस वजह से वो उदास है। कुछ घंटे बाद शिवा को लेने शिवा के चाचा जी आ जाते हैं। गाड़ी लिए शिवा के चाचा जी शिवा को गाड़ी में बैठने को कहते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी। चाचा के साथ शिवा निकल लेता है। गाड़ी में बैठे घर के लिए वो दोनों आगे बढ़ने लगे थे। रास्ते में थोड़ा अंधेरा छा गया था। पहाड़ी रास्ता था। चाचा जी उस पहाड़ी रास्ते में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी शिवा की नज़र आगे चल रहे एक लड़के पर पड़ती है जो कि पैदल चल रहा होता है। शिवा को पीछे से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदित्य हो। जब गाड़ी उसके आगे बढ़ी और शिवा पीछे मुड़कर देखा तो वो सच में आदित्य ही था। उस सुनसान रास्ते पर वो अकेला पैदल कहाँ चला जा रहा था। तभी शिवा बोला, चाचा जी गाड़ी रोकिए। चाचा जी गाड़ी का ब्रेक दबाते हैं। गाड़ी रुकती है। शिवा तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आदित्य के पास जाता है और पूछता है, आदित्य कहाँ जा रहे हो? आदित्य शिवा को देखता है और आगे बढ़ जाता है, वो भी बिना कोई जवाब दिए। शिवा आदित्य को झंझोड़ते हुए हिलाता है और पूछता है, कहाँ जा रहा है पैदल? और तू ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? मुझसे बात कर, कोई दिक्कत है क्या? वो भी बिना बोले ऐसे इस रास्ते पर पैदल चला जा रहा है। आदित्य की आंखें लाल थी, मानो वो बहुत रोया हो या फिर थकान की वजह से शायद वो सोया ही नहीं हो। शिवा आदित्य को गाड़ी में पकड़कर बिठाता है और कहता है, आदित्य कहाँ चलना है बताओ? पहले पहाड़ से उतरते हैं, फिर आगे का रास्ता बताता हूँ। नजर झुकाए हुए धीरे से आदित्य कहता है। चाचा जी धीरे धीरे चलते रहते हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शिवा पूछता है आदित्य से और उसके माथे पर हाथ रखता है। ओ तेरी, तुझे तो बुखार है यार। चल कोई नहीं, तुझे दवा दिला देते हैं। पहले पहाड़ से उतरते ही चाचा जी एक होटल के पास गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं, आपके पास बुखार की दवा है क्या, या फिर इधर कोई दवा की दुकान? तो इस पर होटल वाला कहता है, हाँ आगे जाकर सीधे हाथ की तरफ घूम जाना, वहाँ गांव में एक दुकान है। चाचा जी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। आगे राइट साइड में एक गांव है, वहाँ दवा की दुकान है शायद, चलो वहीं चलते हैं। और फिर गाड़ी चलाते हुए चल देते हैं और उस गांव में पहुंचकर दवा लेते हैं, आदित्य को खिलाते हैं। आदित्य का चेहरा पूरा सफ़ेद होता जा रहा था, मानो उसके शरीर में से
किसी ने खून ही चूस लिया हो। चाचा जी गाड़ी स्टार्ट करते रहते हैं और फिर उतर कर देखते हैं कि गाड़ी की टायर पंचर हो चुकी है। अरे यार, क्या हुआ चाचा जी? शिवा पूछता है। टायर पंचर हो गई है। कहाँ फंस गए हम रात में? शिवा, तुम्हारे दोस्त को आराम की ज़रूरत है। हम यहाँ कहीं रात को रुकते हैं और फिर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए चाचा जी वहाँ मौजूद एक आदमी से पूछते हैं, हमें रात में रुकने के लिए कोई जगह मिल जाएगी यहाँ कहीं? तो इस पर वो आदमी कहता है, हाँ ज़रूर, एक जगह है, मेरे साथ चलिए, मैं पहुँचा देता हूँ आपको। एक पक्का मकान था। वो किसी धनी आदमी का था जो शहर में रहता है। ये मकान में कई कमरे होते हैं जो वो किराए पर देता रहता था किसी राहगीर को रुकने के लिए। वहीं शिवा, आदित्य और चाचा जी रूम बुक कर लेते हैं रात बिताने के लिए। वहाँ एक आदमी है, साहू, वही देख रेख के लिए, जो बाहर बैठा आग तापता रहता है। रूम में आदित्य को सुलाने के बाद शिवा और चाचा जी कुछ खाने के लिए साहू के पास जाते हैं। कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? चाचा जी पूछते हैं। तो इस पर साहू कहता है, बैठिए साहब, मैं मंगा देता हूँ, मेरा घर नज़दीक ही है, मेरी पत्नी खाना बना देगी। उसके लिए कुछ खर्चा देना होगा और टाइम भी लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कहते हुए चाचा जी 100 का नोट साहू को देते हैं। साहू अपने बेटे को आवाज़ लगाता है, जगन, ए जगन, जा साहब लोगों के लिए खाना बनवा ला। अम्मा को बोल कि 2 लोगों के लिए खाना बना दे। तो इस पर चाचा जी कहते हैं, 2 नहीं 3, एक और लड़का है ना ऊपर में सोया हुआ है। तो इस पर साहू चाचा जी को अजीब नज़रों से देखता है और फिर कहता है, क्या? मगर आप तो 2 ही लोग हैं ना, मैंने तो 2 ही लोगों को आते देखा। ये सुनकर चाचा जी और शिवा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी साहू कहता है, 2 ही लोग ना साहब? तो इस पर चाचा जी साहू से कहते हैं, पर हम 3 लोग आए यहाँ पर, वो एक बीमार सा लड़का था ना जिसको, उसी के लिए तो हमने यहाँ कमरा लिया, वो कमरे में आराम कर रहा है। तो इस पर साहू अपनी जगह से उठा और फिर घर के अंदर कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो चाचा जी और शिवा दोनों आपस में एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे, क्योंकि कमरे में कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य इस तरह से गायब कैसे हो सकता है? चाचा जी और शिवा तो घर के बाहर दरवाजे पर ही खड़े थे। अगर आदित्य निकल कर जाता तो नजर भी आ जाता। शिवा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने चाचा जी को तुरंत ही घर चलने को कहा, जिसके बाद चाचा जी और शिवा वहां से अपने घर पहुंचे। अगली सुबह शिवा को मालूम पड़ा कि आदित्य ने अपने घर में अपने कमरे में कल सुबह ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शिवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आदित्य कल सुबह ही मर चुका है तो फिर स्कूल में और फिर रास्ते भर उनके साथ कौन था। तभी शिवा को समझ में आया कि शिवा को स्कूल में सब लोग अजीब नज़रों से क्यों घूर रहे थे, क्योंकि आदित्य उसके अलावा किसी और को नज़र ही नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 50 साल पहले घटी थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने नीमा गांव गया था।
उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छालदा पहुंचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन खत्म होने से पहले मैं छालदा पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन नीमा गांव तक नहीं जाती थी। छालदा से नीमा गांव के लिए बस ही पकड़नी पड़ती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। मैं इस जगह से अनजान था। मैं नीमा गांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले तो मेरे पिताजी खुद ही आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। साए साए हवाएं चल रहे थे। छालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन छालदा से बहुत दूर था। मैं इसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं शायद उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो कोई भी और सुविधा नहीं पहुंची थी, या फिर उस वक्त शायद बिजली वहां थी नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरा गुजर एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटाकर घर से किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हों। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो खुद मुझसे बोल पड़ा। लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा। वो सिर से पांव तक कंबल ओढ़े हुए था। अगर वो कंबल नहीं भी ओढ़े होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं सकता, मगर उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ज़रूर कोई 40 से 45 साल का आदमी रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडर जैसे घर का बाहरी हिस्सा पार किया। मैं उसके करियर पर संभल कर बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल के खड़खड़ की आवाज़ न जाने कहाँ तक पहुँच रहे थे। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बस पहुंचने ही वाली होगी। यह आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना ये बस भी आपको नहीं मिलने वाली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से मुझे ये बस भी मिल जाएगी और मेरी वजह से आपने कितनी मुसीबत उठाई। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो समझ गया कि आप मुसाफिर हो।
तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली बिजली तो केवल बस 3 घंटे ही के लिए आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है, ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुंच रहे थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरे में तारों की रोशनी में जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वो सब भी अब गायब हो गया, मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरीके से शायद जाना पहचाना ही था। वो साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए समान हो। तुम भूत के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरे भूत कहने पर वो जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज मुझे सुनाई दी। लो, आ गई आपकी बस बाबू। वो साइकिल रोक कर बोला। मैंने साइकिल से उतर कर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया ना? मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। हाँ, पर बस यहाँ तो कहाँ है? मुझे बस दिख नहीं रही। मेरे इतना कहने की ही देरी थी कि बस की आवाज तेजी से मेरे करीब आई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते पाया। तेज आवाज के साथ वो रुक गई। वो जंग लगी टीन और लोहे की आवाज थी। न बस के अंदर कोई रोशनी थी और न ही उसके बाहर। बस में हेडलाइट्स तक नहीं थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जमाने की बस थी। मैंने उसे देखकर ये महसूस किया कि ये कम से कम इस सदी की तो बस बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में शायद आज भी इस तरह की बसें चलती होंगी जिसका दुनिया त्याग बहुत साल पहले ही कर चुकी है। जैसे पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही था। बस की तरह उसकी भी केवल सिर्फ छाया ही मैं देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को नीमा गांव छोड़ देना। मैं चुपचाप बस के ऊपर चढ़ गया और एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से करीब देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही लग रहा था। बस जोर जोर से हिलती हुई चली जा रहे थे, या फिर असल में देखा जाए तो बस सिर्फ रेंग रहे थे। उसकी गति जितनी कम थी शोर उतना ही ज्यादा था। जिस बस में हेडलाइट्स तक ना हो वो आपको अपनी मंजिल तक जब भी पहुंचा दे बस गनीमत ही समझ लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पुरानी बस अब तक चल कैसे रही है। सीट पर बैठे हुए फिर से मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला है भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वो लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे,
ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतज़ार किया होगा और शायद नाराज़ होकर लौट भी गए होंगे। खबर देकर भी मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में ना जाने क्या कहा और क्या सुना होगा। शायद वो यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता ही नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल ये भी आया कि ये भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वो भी अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे हों। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। न जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें और कितने बच्चे। मगर मुझे हैरत थी कि किसी भी तरह की, किसी भी इंसान की कोई आवाज़ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बोल भी रहा होगा तो जंग लगी टीन टप्पर की इस शोर में शायद कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, या फिर शायद सारे लोग सो चुके होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर एक लालटेन जलाए हाथ में लिए मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी उस लालटेन की रोशनी में मुझे बस के अंदर का थोड़ा बहुत नजर आया। बस के अंदर जितनी भी सीटें थीं, सबके ऊपर बस कंकाल भरे पड़े थे, मानव कंकाल, जैसे वो लोग सीट पर टिक कर बैठे हुए हों। और ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग जिंदा हों, कंकाल होकर भी। कंडक्टर का भी पूरा शरीर जैसे कंकाल का था, बस उसके चेहरे और आधे शरीर में ही चमड़ी थी। कंडक्टर चलता हुआ धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। खैर, कंडक्टर चलता चलता मेरे करीब आया और उसने अपने कंकाल नुमा हाथ को मेरे कंधे पर रख कर कहा, नीमा गांव यहाँ से बस आधा किलोमीटर दूर है, हम आपको यहीं तक उतार सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद बस रुकी। कंडक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं दौड़ता हुआ बस से गिरता पड़ता बाहर निकला और फिर भागता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। मैं भागते भागते एक बार पीछे मुड़ा और उस बस की तरफ देखने की कोशिश की, मगर तब तक वो बस गायब हो चुकी थी। मुझे और भी डर लगने लगा। मैं जैसे तैसे भागता भागता गिरता पड़ता नीमा गांव पहुंचा। मेरा दूसरा अंदाजा ही सही था। लड़के वाले अभी तक मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि शायद ट्रेन लेट रही होगी। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपनी फूली हुई सांसों के साथ उनके पास पहुंचा और फिर मैंने डरते डरते उन्हें पूरी घटना बता दी। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो बस कई सालों से इस रूट पर रात के वक्त चलती रहती है। लोगों का कहना है कि वो मुसाफिरों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है और कभी भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो साइकिल वाला भी शायद उन्हीं के साथ मिला हुआ था, या फिर शायद वो कोई इंसान था। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर वो जो कुछ भी था वो बड़ा ही डरावना था।